हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग की डेफिनेशन से कि ड्रग क्या होती है। ड्रग इज़ अ डिफाइंड एन अ सब्सटेंस यूज फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ एंड क्योर ऑफ अ डिजीज़। मतलब ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका पर्पस क्या है, डायग्नोस करना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना और हमें किसी भी बीमारी से बचाना। यही क्या कहलाता है, ड्रग। नेक्स्ट अपने देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। तो फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर अपने डील करेंगे कि ड्रग क्या होती है, ड्रग का ओरिजिन क्या है, उनका नेचर क्या है और वो बॉडी में जाने के बाद क्या इफ़ेक्ट शो करती हैं। यही ब्रांच कहलाती है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट अपने स्टडी करते हैं ड्रग का नोमेनक्लेचर कि ड्रग का नाम किस बेस पे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है अपने पास केमिकल नेम। केमिकल नेम विच रिफ्लेक्ट्स द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द ड्रग। इसमें बेसिकली अपने क्या देखते हैं कि एक जो ड्रग है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसका साल्ट क्या है, उस बेस पे अपने केमिकल नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है जेनरिक नेम। इट इज़ द ओरिजिनल नेम दैट द ड्रग इज़ गिवन व्हेन द ड्रग कंपनी अप्लाइज फॉर द अप्रूवल प्रोसेस। मतलब जो ड्रग इस कंपनी को बना रही है, जब वो उसके अप्रूवल प्रोसेस के लिए भेजती है, उसी टाइम जो उसको नाम दिया जाता है वो उस ड्रग का जेनरिक नेम कहलाता है। नेक्स्ट जो आगे आता है वो कहलाता है अपना ब्रांड नेम, या फिर इसको ट्रेड नेम भी बोला जाता है। ये नाम कंपनी तब देती है विच डेवलप द ड्रग एंड ट्रेड्स, यानी कि उस कंपनी का नाम है जो कंपनी ड्रग बना रही है और उसको मार्केट्स में बेच रही है, ये उस कंपनी का नाम होता है, उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। नेक्स्ट अपने आगे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग बाय एक्शन, यानी कि ड्रग को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस। सबसे पहले हमारे पास आती है एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस वो ड्रग्स है जो हमारे पेन को कम करती है। देन आती है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक वो ड्रग है जो कोज करती है, क्या कोज करती है, लॉस ऑफ सेंसेशन। देन आती है एंटासिड। एंटासिड्स क्या करते हैं, जो हमारी एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी एंग्जाइटी, यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो उनको ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटी एमेटिक्स, यानी कि ये वो ड्रग्स हैं जो वोमिटिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। इसके बाद एंटी कोगुलेंट आती हैं, ये कोगुलेशन को रोकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आती है वो है एंटी कन्वल्जेंट, मतलब जो चक्कर आते हैं, दौरे आते हैं, उनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट, जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार है, डिप्रेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल बेसिकली डायरिया को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट आती है एंटी हेलमेटिक्स, यानी कि वो ड्रग्स जो पेट के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ की जाती है। सिंपल सा आपने पता ही होगा। नेक्स्ट अपने पास आती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ये वो ड्रग्स है जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज करते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग्स ली जाती हैं। पास आती है एंटी नियोप्लास्टिक्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर्स वाली सेल का प्रोडक्शन कम कर देती है, बेसिकली जो सेल डिवीज़न होता है उसके रेट को कम कर देती है। नेक्स्ट आती है एंटी पैरासिटिक। ये वो ड्रग्स होती हैं जो पैरासाइट्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं। फिर एंटी पायरेटिक्स आती हैं जो फीवर को कम करने के लिए डिजीज़ में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट अपने पास आती है एंटीसेप्टिक्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए दी जाती है, बैक्टीरियाज को बेसिकली। फिर आती है एंटीट्यूसिव। ये वो ड्रग्स है जो कि हमारे कफ़ के प्रॉब्लम को कम करती है, कफ़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स वो ड्रग्स हैं जो क्या करती है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में गैसेस बन जाती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैथरेटिक्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन, मतलब इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है चेलकोगियस। ये वो ड्रग्स होती हैं जो बाइल के एक्सक्रीशन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। इसके बाद आती है डाइफोरेटिक्स। ये ड्रग्स तब यूज़ की जाती है जब किसी को पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, पसीना ज़्यादा इंड्यूस करने के लिए बेसिकली ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आ रही है वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स बेसिकली क्या करती है, यूरिन के फॉर्मेशन और उसके फ्लो को बढ़ा देती है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है एमेटिक्स। ये क्या करती हैं, इंड्यूस करती है किसको, उल्टी को। इसके कारण क्या होता है, वोमिटिंग होती है। जो हमारा टॉपिक आता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स।
नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, यानी कि किसी को ड्रग देना नर्स की एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके साथ साथ नर्स शुड सी दैट द ऑल द मेडिकेशन आर एडमिनिस्ट्रेड इन सच अ वे टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट, कि नर्स ऐसे किसी पेशेंट को ऐसे ड्रग दे कि उसके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकल के हमारे पास आए, तो वही हमारे पर्पज़ को क्या करेगी, फुलफ़िल करेगी। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नर्स को ड्रग की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, जो भी उस पेशेंट को वो दे रही है। अगर उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो वो उसको बेटर केयर कैसे दे सकती है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जिसका हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं, जो नर्स को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कि द नेचर ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग का नाम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग कैसे बनी है, उसके क्या इफ़ेक्ट है और कितनी डोज में ड्रग देनी है, बॉडी के अंदर ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो सारा एक नर्स को पता होना चाहिए ड्रग से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है ड्रग तब तक पेशेंट को नहीं देनी जब तक मेडिकेशन ऑर्डर अपने पास ना हो। मेडिकेशन ऑर्डर के जो भी एसेंशियल्स पार्ट्स हैं, जब तक अपने पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक हम किसी को ड्रग्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जो भी मेडिकेशन ऑर्डर रिटर्न में हमारे पास आ रहा है उसके अंदर जो भी एब्रीवेशन और सिंबल्स है वो हमें पढ़ने आने चाहिए, उन्हीं को यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है वेट्स एंड मेजर्स आर यूज्ड, वेट और मेज़र को यूज़ करना है ड्रग देते टाइम। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डोज, हमें जो भी डोज डॉक्टर ने बताई है उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए और सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना आना चाहिए। इसके बाद आता है जो भी मेडिसिन्स होती हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है, इस बारे में भी नर्स को नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ द सेफ्टी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, यानी कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी राइट्स हैं पेशेंट्स के लिए, वो पता होने चाहिए एक नर्स को। देन रूल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, यानी कि जो भी रूल्स है, यानी कि मेडिकेशन देते टाइम जो भी रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एथिकल एंड लीगल एसेप्ट, किसी नर्स को पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है नर्स रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन, यानी कि जब भी ओरल मेडिकेशन दे रही है तो उस टाइम पे जो भी नर्स का रोल रहता है वो उसको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डोज। डोज क्या होती है, डोज को कैसे प्रिपेयर करना है, डोज देते टाइम क्या बातें ध्यान रखनी है, इसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, वो सारा डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोज के बारे में। डोज इज़ अ अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड एट अ वन टाइम, यानी कि जो भी ड्रग्स अपने वन टाइम, सिंगल टाइम पे जो पेशेंट को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वही जो अमाउंट है वही डोज कहलाती है। फिर आता है मिनिमम डोज क्या है। मिनिमम डोज का मतलब वो सबसे कम क्वांटिटी उस ड्रग की जो भी हम चाहते हैं बॉडी के अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस हो वो प्रोड्यूस कर दे, वही उस ड्रग की मिनिमम डोज कहलाएगी। नेक्स्ट अपने आगे स्टडी करने वाले कि मैक्सिमम डोज क्या होती है। मैक्सिमम डोज किसी डोज की वो क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा वाली कि जिसको देने के बाद बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट ना आए। अगर हार्मफुल इफेक्ट आ जाते हैं तो वो मैक्सिमम डोज नहीं रहेगी, वो लीथल डोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, लीथल डोज। मिनिमम डोज का मतलब बेसिकली स्मॉल अमाउंट में देना ताकि बॉडी के अंदर इफेक्ट आ जाए, और मैक्सिमम डोज का मतलब वो अमाउंट ड्रग की जिसको अपने दे रहे हैं जिसके कारण बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर हार्मफुल इफेक्ट आ गया तो उसको लीथल डोज कहेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग डोजेज, यानी कि जो हम डोज दे रहे हैं वो उनसे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके बेस पे हम डोज को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है एज, कि जो हमारे सामने पेशेंट है उसकी एज क्या है, वो इन्फेंट है, वो चाइल्ड है, वो ओल्ड है, वो एडल्ट है, उस बेस पे उसकी डोज डिसाइड होती है। सेकंड, उस पर्सन का वेट क्या है, कि वो ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है, उस बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन को कितनी डोज देनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आता है सेक्स, मतलब उस पर्सन का जेंडर क्या है। जनरली मेल्स होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डोज दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके बाद आता है फिजिकल कंडीशन, कि पेशेंट की फिजिकल कंडीशन क्या है, मतलब उसको प्रॉब्लम कितनी है, सीवियर है, नॉर्मल है, थोड़ी मॉडरेट लेवल की है, तो उस बेस पे भी ड्रग की क्या होती है, डोज डिसाइड होती है। नेक्स्ट आता है
कि क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ द ड्रग, मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव एक्शन का मतलब क्या है, द फ्रीक्वेंसी एंड द डोज ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ excretion from the body very rapidly and are to be administered frequently in a cyclic rotation in a 24 hours so as to maintain the desired level। मतलब क्यूमुलेटिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी से कितनी जल्दी एक्सक्रीट आउट हो रही है। अगर मान लो उस ड्रग का इफेक्ट है अगर 24 आवर रहता है तो अपने को वो ड्रग 24 आवर बाद देनी पड़ेगी। अगर उसका इफेक्ट 4 घंटे रहता है तो हमें 4 घंटे के बाद वो ड्रग देनी पड़ेगी। उसी के बेस पे हम डोज को डिसाइड करते हैं। यही होता है क्यूमुलेटिव एक्शन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है, द पेशेंट हु पजेसेस अ टॉलरेंस फॉर सर्टेन ड्रग्स विल रिक्वायर लार्जेस्ट डोज। मतलब कई पर्सनस क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स को ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं अनदर पर्सन के कंपैरिजन में, तो ऐसे पर्सन को जो डोज दी जाएगी वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है हैबिचुएशन। पेशेंट्स आर सेड टू बी हैबिचुएट टू अ ड्रग व्हेन दे हैव यूज्ड इट कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब क्या हुआ, हैबिचुएशन का मतलब आदत पड़ गई है। अगर कोई पर्सन एक ड्रग को लंबे टाइम से ले रहा है तो उसकी बॉडी को उस ड्रग की आदत पड़ जाती है। अगर वो ड्रग नहीं लेगा तो उसको विड्रॉ सिम्टम आने लग जाएंगे। मतलब ड्रग अगर छोड़ दी उसने तो पहले तो क्या होता है, उसको मेंटली वो होता है, मेंटली क्रेविंग होती थी, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये ड्रग चाहिए, नहीं तो मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी वैसे सिम्टम दिखाने लग जाती है। इसी को अपने कहते हैं कि वो पर्सन क्या हो गया, हैबिचुएट हो गया उस ड्रग के लिए। क्या हो जाता है, पर्सन हैबिचुएट हो जाता है। पर्सन हैबिचुएट हो चुका है तो उसे नॉर्मल अगर अपने ड्रग दे रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा, उसको उसकी ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, पर्सन हु आर इन हैबिट ऑफ टेकिंग हिप्नोटिक्स एंड नार्कोटिक्स। मतलब जो पर्सन लंबे टाइम से पेन किलर वगैरह या फिर हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं अगर वो ले रहे हैं तो उनको नींद नहीं आती है। विदाउट देम दे दो देयर में बी नो डेफिनेट कोज फॉर इंसोमनिया। अगर उनको कोई इंसोमनिया की कोज नहीं है फिर भी अगर वो ड्रग्स नहीं लेंगे तो उनको क्या हो चुकी है, वो एक आदत सी हो चुकी है उन ड्रग्स की। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं 8 पॉइंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किस रूट से अपने कुछ ड्रग्स को दे रहे हैं उस पर भी उसकी डोज डिपेंड करती है। अगर आईवी रूट से ड्रग दी जाती है तो वो इमीडिएटली अपना एक्शन शो कर देती है, जबकि अपने ओरल रूट से अगर किसी ड्रग को देते हैं तो वो पहले ऑब्जॉर्व होगी फिर जाके उसका कोई इफेक्ट आएगा। तो इसमें अपने को पता चलता है अगर अपने ओरल रूट से दे तो ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ेगी, ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी। अगर अपने डायरेक्ट दे देते हैं आईवी से तो उसकी कम डोज लगेगी। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।